बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, अगर आप पाकिस्तान में कैश एंड कैरी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। पाकिस्तान में रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट को जिसने मुकम्मल तौर पर चेंज किया, आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और आप यकीनन अगर आपका एक बड़ा एक्सपोजर है तो आप समझ गए होंगे कि मेट्रो कैश एंड कैरी आपने नाम सुन रखा होगा और मुमकिन है कि आपने इसे विज़िट भी किया होगा। अगर आपका भी इरादा है कि आप अपनी किसी लोकल मार्केट में इसी मॉडल पर कोई ऐसी चीज़ तरतीब देना चाह रहे हैं जिससे आप रेवेन्यू अर्न कर सकें, लोगों को बिज़नेस दे सकें, लोगों को सहूलत दे सकें, तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। और मैं इसके ऊपर आज आपके साथ कुछ फ्री टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली फ्री ट्रेनिंग का पार्ट है। आप इसे देखिए और इन चीज़ों से सबक सीखिए और यकीनन आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। मेट्रो कैश एंड कैरी बेसिकली जर्मनी से स्टार्ट हुआ और ये इसी के साथ सेम ईयर्स में 1964 में और 1968 में दो कंपनीज़ का बेसिकली आपस में मर्जर है। ये दोनों कंपनीज़ कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए इन दोनों में दे जॉइंट हैंड्स टुगेदर कि दोनों को टफ़ टाइम देने की बजाय आओ मिलकर कोशिश करते हैं। ये पहली चीज़ है जो हम सीख सकते हैं, बजाय इसके कि आप उलझन में आएँ, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब आप कंपटीशन में रहते थे। अब कोलैबोरेशन का ज़माना है, तो आपको कोलैबोरेट करना है। पहली चीज़ ये बड़ी सबक आमेज़ है कि आपको लोगों को साथ लेकर चलना है, बजाय इसके कि आप लोगों के साथ उलझन में आए। ये पहली चीज़ थी जो मेट्रो की कामयाबी थी। मेट्रो का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या था? सबसे पहली चीज़ ये B2B होलसेल मार्केट को एड्रेस करना चाह रहे थे, यानी कि इनका ख्याल ये था कि ये छोटे शॉपकीपर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये उनको सप्लाईज देंगे। यानी कि इनका कॉन्सेप्ट ये था। यहाँ से इन्होंने शुरू किया और ये बड़ी मार्केट से छोटी मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आते गए। और फिर इनका ख्याल ये था कि बल्क में चीज़ें बेची जाएं और मार्जिन कम रखा जाए। चूँकि चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, जब सेल ज़्यादा होंगी तो मार्जिन ऑटोमेटिकली बल्क में आएगा। मेट्रो कैश एंड कैरी पाकिस्तान में 2007 में ये आप यूँ समझ लें लॉन्च हुआ और ये हबीब ग्रुप के साथ इनका मर्जर था, कोलैबोरेशन के साथ ये शुरू हुआ। अब पहले ये मेट्रो के नाम से आए, फिर ये मेट्रो हबीब के नाम से जाने जाने लगे। दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक में मेट्रो कैश एंड कैरी आजकल ऑपरेट कर रहा है और तकरीबन 1000 के आसपास इनके स्टोर्स हैं। और अगर एम्प्लॉइज़ की बात की जाए तो 95,000 एम्प्लॉइज़ इनके साथ काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ ममालिक की अगर हम बात की जाए तो मुख्तलिफ ममालिक में इनकी जो नेटवर्थ है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अगर मेट्रो एजी की बात की जाए जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, तो ये तकरीबन बिलियंस में इनकी वर्थ है। मेट्रो ने होलसेल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या डाला, आप इससे क्या सीख सकते हैं? सर, मेट्रो से पहले हम बात कर लें। मेट्रो से पहले मंडीज़ थी, जैसे मंडियां होती हैं, होलसेलर्स दरमियान में आपको पता है लोगों ने ली होती थी डिस्ट्रीब्यूशंस, और फिर कोई रेगुलर नहीं था, अनऑर्गेनाइज सिस्टम था। दूसरी चीज़ सर, क्वालिटी और प्राइस के ऊपर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, यानी कि किसी को नहीं पता एक बंदा एक ही वही चीज़ किसी और प्राइस पर बेच रहा है, दूसरा बंदा और, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। इन्होंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को अब मेट्रो ने आके किया क्या, ये दो प्रॉब्लम्स थी जो मार्केट में थी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता था लोगों के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। अब जो चीज़ कस्टमर्स के ऊपर बोझ डालती है अल्टीमेटली वो उतनी ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं करती। तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमें सीखने को मिलेगा कि मेट्रो ने ऐसी कौन सी चीज़ की कि लोगों ने मेट्रो की तरफ रुख कर लिया। मेट्रो ने 4 फ़ायदे कस्टमर्स को दिए। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, यानी कि जो प्राइस है सबको पता है कि इसकी ये प्राइस है, और एक स्पेसिफिक मार्जिन उन्होंने रखा जिससे ज़्यादा वो लेना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल यही था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब हम बल्क में बेचेंगे तो ज़्यादा मार्जिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आज कर रहे हैं, आपके सामने की बात है कि इन्होंने प्राइसिंग में कस्टमर को ये फ़ायदा दिया कि कस्टमर को डाउट नहीं रहा, अब वो जो चीज़ खरीदता उसे पता है इसकी प्राइस ही है। दूसरी चीज़ सर, स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग में मसला नहीं है। दूसरा, क्वालिटी में मसला नहीं है, यानी कि पैकेजिंग और क्वालिटी में इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये दूसरी बड़ी चीज़ थी जो मार्केट में आई, जिसकी वजह से लोगों को और इत्मीनान हुआ और सुख का सांस नसीब हुआ। नंबर 3 सर, कैश एंड कैरी, यानी कि आप ज़्यादा बल्क मॉडल में, इवन के ये डिलीवरी मॉडल भी इन्होंने मुतारफ़ करवा लिया कि आप चीज़ें, जैसे कोविड में इन्होंने किया भी कि अगर आप घर से बैठे ऑर्डर करते हैं तो आपको चीज़ें घर तक पहुंच जाती हैं। नंबर 4 जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन था कि आप आएँ एक ही जगह से, एक ही छत के अंडर वन रूफ आप सारी चीज़ें परचेज़ करके जा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में होलसेल और रिटेल मार्केट का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी यूनिकनेस क्या थी, दूसरों से क्या मुनफरिद था, चूँकि ऑलरेडी
منڈیاں تو موجود تھیں, چیزیں بھی وہی ہیں, کیا فرق پڑا ہے, مختلف کچھ چیزیں اگر نہیں بھی آئی ہیں تو وہ ٹریڈیشنل منڈیوں میں وہی چیزیں تھیں. تو انہوں نے کیا چیزیں ایسی کی جس کی وجہ سے ویلیو ایڈ کی اور لوگ ان کی ویلیو کے بدلے میں ان کو ویلیو پے کر رہے ہیں. چونکہ بزنس میں ہم یہ سکھاتے ہیں, ہمارے جو بزنس کوچنگ اور بزنس گروتھ کلب کے جیسے کورسز ہو رہے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں کہ سر لوگ آپ کو پیسے نہیں پے کرتے, وہ آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے بھی پیسے نہیں پے کرتے, وہ آپ کو سروس کے پیسے بھی پے نہیں کرتے, آپ جو ویلیو ان کی لائف میں ایڈ کرتے ہیں اس کے پیسے آپ کو پے کرتے ہیں. یہاں سے آپ یہ چیز بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ اور سروسز کے اوپر بہت زیادہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمرز کی لائفز میں کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. نمبر 1, جیسے کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ انہوں نے پروڈکٹ رینج انڈر ون روف بڑھا دی, یعنی کہ وہاں پہ آیا ایک ہی جگہ پر ایک ہی کسٹمر آیا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں پرچیز کر کے ایک ہی جگہ سے لے جائے گا. اسے مختلف مارکیٹس میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے, وقت نہیں ضائع کرنا پڑے گا, انرجی نہیں لگانی پڑے گی, اور مختلف جگہوں پہ جا کے ریٹس نہیں کرنے پڑیں گے. نمبر 2, جیسے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے, تو اسی طرح کا اسٹینڈرڈ ہمیں بھی یہاں پہ ملنا چاہیے. تو انہوں نے گلوبل اسٹینڈرڈ بنا لیے, چونکہ پوری دنیا میں یہ کام کر رہے تھے تو یہ گلوبل سٹینڈرڈ کے اوپر ہی کام کر رہے تھے آلریڈی. تو انہوں نے پاکستان میں بھی ایسی ہی چیزیں متعارف کروا دی, گلوبل سٹینڈرڈ پر کام کر رہے تھے. تو اب چونکہ سٹینڈرڈائز چیزیں ہیں, کوالٹی چیزیں ہیں, لوگوں کو اس چیز کے اوپر یقین آ گیا, اور اعتبار ون کرنا ہی اصل کسی بزنس کا کام ہوتا ہے. نمبر 3, انہوں نے انوینٹری وہ رکھی, یعنی کہ جو بھی چیزیں انہوں نے بیچنی تھی, انوینٹری جو چیزیں آپ ڈالتے ہیں اپنے, یعنی کہ سودا سلف جو آپ ڈالتے ہیں اپنے دکان میں, شاپ میں, تو انہوں نے اپنے سٹورز میں وہ چیزیں رکھی جو ڈیٹا ثابت کرتا تھا کہ اس وقت کسٹمرز کو یہ چیزیں چاہیے. یہ تیسری چیز جو انہوں نے کی. تو آپ کو بھی اگر بزنس کرنا ہے تو آپ نے اپنی مرضی کی چیزیں نہیں رکھنی, بلکہ جو کسٹمرز کو چاہیے وہ چیزیں دیں ان کو. نمبر 4, اب الٹیمیٹلی اب انہوں نے انوینٹری کے لیے ان کو سپلائز چاہیے تھیں. ان سپلائز کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو سب سے بڑا کام کیا وہ اپنے سپلائرز کو, ایس ایم ایز کو, جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز تھیں, ان کو ٹرین کیا کہ جناب یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, اس کے مطابق آپ نے چیزیں ہمیں پرووائڈ کرنی ہے تاکہ ہم کوالٹی اور سٹینڈرڈز کو مینٹین کر سکیں. اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اتنا بڑا بزنس کھڑا ہو گیا اور ان کو چیلنجز نہیں آئے. آپ کو جتنے بڑے مقام پر پہنچنا ہے اتنے ہی زیادہ چیلنجز کو فیس کر کے آپ نے پہنچنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آسانی سے کوئی بڑا مقام حاصل کر لیں اور آپ کو چیلنجز نہ آئیں. تو سر سب سے پہلا چیلنج ان کو یہ فیس کرنا پڑا, چونکہ یہ سارا نیٹ پر بیچتے ہیں, کیش پر بیچتے ہیں, تو مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے, ایسے وینڈرز بھی موجود ہیں, ایسے سپلائرز بھی موجود ہیں جو کریڈٹ پر کام کرتے تھے, تو بلکہ سال سال پیسے ہی نہیں پوچھتے. تو ان کے لیے یہ بڑا چیلنج تھا جس کو ان کو کمپیٹ کرنا پڑا. نمبر 2, کلچرل ریزسٹنس بھی تھی. ہمارے ہاں تو یہاں پہ پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی شاپ سے مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم, اور کام چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ چونکہ بڑا فارمل سا سسٹم ہے, تو یہ جو فارمل سسٹم تھا اس نے بھی لوگوں کو, وہ چونکہ وہاں جا کے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, آپ نے جانا ہے اور لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ چیزیں فلاں فلاں جگہ پر پڑی ہیں, آپ نے خود اٹھانی ہے اور اٹھا کے آپ نے اپنی ٹرالی میں ڈالنی ہے. اور جو لوکل مارکیٹ میں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لڑکے رکھے ہوتے ہیں, وہ ایک ایک لڑکا آپ کے ساتھ بیٹھیں, چور صاحب, سردار صاحب, میاں صاحب آپ بیٹھیں اور میں آپ کو وہ سارا پیک کر کے آپ کی گاڑی میں بھی رکھوا دیتے. تو یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ تھوڑا سا فارمل سسٹم ہے. اس چیز نے بھی لوگوں کو تھوڑا سا ہرٹ تو کیا, لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس کے ہیبیچول ہوتے چلے گئے. نمبر 3, چونکہ ان کا سٹرکچر بہت بڑا تھا. آپ یہ دیکھیں جو ایوریج ان کا سٹور ہے 1,00,000 اسکوائر فٹ میں ہے ایوریج سٹور. تو اب اتنے بڑے سٹور کے لیے اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے, اوور ہیڈز ہیں, مینٹیننس ہے, انرجی ہے, ایوری تھنگ ہے. یہ ساری چیزوں کو مینٹین کرنا کتنا مشکل کام ہے, لیکن یہ چیلنجز کے باوجود یہ سسٹین کر گئے. اب یہ چونکہ مارکیٹ میں آئے تھے, ٹریڈیشنل مارکیٹ میں, تو ان کا سسٹین کرنا کیسے ممکن ہوا, کون سی ایسی سکلز تھیں, کون سی ایسی نئی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ سسٹین کر گئے. اور آپ بھی اگر کوئی ایسا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ بھی سسٹین کر سکتے ہیں. تو سر یہ ہوتا ہے انوویشن اور ڈیجیٹل اسٹریٹجی. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ انوویشن کا دور ہے, بلکہ ہر دور انوویشن کا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر دور ہی ڈیجیٹل دور رہا ہے, کیونکہ پچھلے دور سے اگلا دور بہتر رہا ہے اور یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. نمبر 1, انہوں نے میٹرو ایپ اور بلک آرڈرنگ پروسیس کو متعارف کروایا کہ آپ گھر بیٹھے بڑے پیمانے پر بھی اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو مل جائے گا. نمبر 2, B2B لویلٹی پروگرامز انہوں نے آفر کیے, یعنی کہ لویل کسٹمرز جو مسلسل ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, ان کے منافع کے لیے, ان کی کوالٹی کے لیے, ان کے سسٹمز کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. نمبر 3, بیسیکلی تو یہ کووڈ-19 سے شروع ہوا. انہوں نے مطلب ڈیلیوری اور ہائیجین اور سیف سارے کا سارا ایک ڈیلیوری میتھڈ متعارف کروایا جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے چونکہ کووڈ نہیں تھا تو
कहीं पे भी नहीं था, तो इन्होंने मुतारफ़ करवाया, तो फिर लोगों ने इनको फॉलो भी करना शुरू कर दिया और अब ये डिलीवरी भी देते हैं इसके ऊपर, दूसरे स्टोर्स भी देने लग गए, क्योंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर एक पीछे रह जाएगा तो फिर कोई एक आगे निकल जाएगा। तो आप ये तीनों चीज़ें भी यूनिक कर सकते हैं और अब इनमें ही आप यूनिकनेस लेके आएंगे। अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये B2B, मैं B2C की बात नहीं कर रहा, B2B की बात, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस देखें तो मिलियंस लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि इनका एक एवरेज स्टोर 1 लाख स्क्वायर फुट पर है। अब आप देखें ये कितना बनेगा, अगर आप इसको बनाना चाहें तो आपने इसकी कैलकुलेशन भी करनी है कि 1 लाख स्क्वायर फुट कितना होता है। किसी अपने आसपास पर्सन से भी आप पूछ सकते हैं, आप गूगल पर लिखकर भी इसको चेक कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा कि एकड़्स में ये कितना बनेगा। अब आपकी ये असाइनमेंट है कि 1 लाख स्क्वायर फुट कितना होता है, आपने गूगल पर लिखना है और लिख के आप इसको मालूम कर सकते हैं कि एकड़्स में ये कितना होगा। और नंबर 3 इनका फोकस ये था कि ये मार्जिन अपना कम रखें। मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये सस्टेन कैसे कर गए। हम सब बचत करना चाहते हैं और अल्टीमेटली कस्टमर्स को सहूलियात फराहम करना तो किसी भी बिज़नेस का, किसी भी कंपनी का ये जिम्मेदारी है और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने यही किया, जिसकी वजह से लोग इनके पास आए, ज़्यादा सामान ख़रीदा, ज़्यादा बचत की और अल्टीमेटली इनका भी ज़्यादा सामान बिका, इनको भी ज़्यादा मार्जिन मिल गया और दोनों के लिए फ़ायदेमंद विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। इस पूरी केस स्टडी से हमने जो सीखा है 4 चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा। सर, पहली चीज़, अगर आप अपने सिस्टम को स्टैंडर्डाइज क्वालिटी वाइज बेहतर कर लेते हैं तो आप ट्रस्ट विन करते हैं और अगर आप ट्रस्ट विन कर जाते हैं उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, उस ट्रस्ट को मेंटेन करना है। क्योंकि सबसे बड़ा काम किसी बिजनेस के लिए कि वो मार्केट में ट्रस्ट विन करे। आप अपने ट्रस्ट के बदले में ही कमाते और खाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ और आप इसको लिख लें अपने दिमाग में कहीं, जिस दिन आपका ट्रस्ट लूज हो गया उस दिन आप बिजनेस बर्बाद कर बैठेंगे। नंबर 2, गैस वर्क छोड़ें, बल्कि डेटा बेस्ड रिसर्च करें और डेटा बेस्ड जो लोगों को ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें। जो लोगों की नीड है, विश है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें, ये आपके काम चल जाएगा। नंबर 3, आपने अपनी कस्टमर हंटिंग करनी है, मसलन कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है, कस्टमर्स की बाइफरकेशन करनी है। मार्केट तो पूरी मौजूद है लेकिन सारे आपके ख़रीदार नहीं है, तो आपका जो ख़रीदार है आपने उसे चीज़ बेचनी है। नंबर 4 सर, अपने एम्प्लॉइज़ की, अपने सप्लायर्स की, अपने वेंडर्स की आपको ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि अगर आपको पहुंचाने वाले चीज़ें वो इतने ट्रेंड नहीं है, कारीगर नहीं है, तरबियत याफ्ता नहीं है, तो क्या लगता है आपको क्वालिटी चीज़ें मिलेंगी? कभी नहीं मिल सकती। तो फिर अपने बिज़नेस को अगर बेहतर करना है तो आपको उनकी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। ये 4 काम करें। पाकिस्तान में भी अगर आप कैश एंड कैरी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है, जैसे ये कामयाब हुए आप भी कामयाब हो सकते हैं। और आखिर में एक एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने बड़े स्केल पर बिज़नेस शुरू करना है कैश एंड कैरी का, तो आप इनको एक बार विज़िट कीजिए। इन्होंने अपनी कैसे शेल्विंग कैसे की है, प्लेसिंग कैसे की है, ये अपने जो IT का डिपार्टमेंट इनका कैसे काम करता है, स्कैनिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें, पैकेजिंग कैसे होती है, बाकी सारी चीज़ें जब आप देखेंगे प्रोसेसेस को तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने का मौका मिलेगा। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई है? अगर आप ऑलरेडी इसमें बिज़नेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, हम चूँकि पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, SMEs को स्पेशली सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे लेवल के बिजनेसमैन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा हमारी पेड ट्रेनिंग्स भी होती हैं, बिज़नेस कोचिंग होती है और उसके साथ साथ पर्सनल कोचिंग। तो अगर आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बिज़नेस ग्रो करे, पाकिस्तान में भी लोग तरक्की करें जिनके लिए कभी कोई किसी ने इंतज़ाम ही नहीं किया, ये पहला प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए फंक्शनल नॉलेज जिसमें लोग फंसे हुए हैं आज और मैक्सिमम 90 to 95% बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा और अपने कोई 20 से 50 लोग, इतने तो आपके कनेक्शन होंगे, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपकी एक कम्युनिटी डेवलप होगी। हमारे साथ कनेक्ट होना ऐसे ही है जैसे आप किसी फ्री रिसोर्स के साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन याद रखिएगा ये कंटेंट $1 बिलियन का है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। सिर्फ देखते रहिए और अपना फ़ायदा करते रहिए।